अस्सलामुअलैकुम। अहमद चचा ना जाने कहाँ कहाँ की बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अब मैं ज़रा पानीपत की जंग पर जा रहा हूँ। जी, बस रशीदा है मेरी बीवी का नाम। मगर एक बात कह दूँ, बीवी के इंतखाब में ज़रा से चूक गए तो समझ लो कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। क्या पट्टी पढ़ा रहे हो इसे? एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी और अहमद चचा जैसे गिरते गिरते बचे। उनके दांत बाहर निकल आए। घबराए हुए लहजे में बोले, और आपकी कसम, एक लफ्ज़ जो कहा हो इससे तुम्हारे बारे में, मैं तो सिर्फ तारीफें कर रहा था कि बीवी हो तो रशीदा जैसी जन्नत की हकदार है। इतनी खिदमत करती है मेरी कि मैं बता नहीं सकता। मैंने चौंक कर उन खातून को देखा। अच्छे तनोतूज की मालिक थी। चेहरे पर काफी खतरनाक तासुरात थे। अहमद चचा की तो जान ही निकल गई। कौन है ये, और तुम दोनों सुबह सुबह क्या कर रहे हो? बेचारा मुसाफिर है। अब तुम ये फजूल बातें क्यों कर रहे हो? लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? जुलेखा का चहेता यानी यूसुफ। मेरी जगह अहमद चचा बोल उठे, क्यों आए हो यहाँ? अरे अरे रशीदा, तुम रोज बरोज बुरी से बुरी होती जा रही हो। घर आए हुए मेहमान से ये सवाल करना अच्छा लग रहा है तुम्हें? मैं जानती हूँ आज भी तुम अबू अल हसन बनकर किसी मुसाफिर की तलाश में होगे जो तुम्हारा मेहमान बन सके। यूसुफ मियाँ रशीदा से मिल लिए ना, बस ये समझ लो कि रशीदा फरिश्ता सिफ्त है। अरे रशीदा, ये बेचारा 3 दिन से भूखा है, कुछ खिलाओ पिलाओगी नहीं इसे? रशीदा ने मुझे गौर से देखा और पांव पटकती हुई अंदर चली गई। मैं कुछ अजीब सी कैफियत महसूस कर रहा था। मैंने कहा, रशीदा चची ने शायद मेरा यहाँ आना पसंद नहीं किया। अहमद चचा, मियाँ आराम से बैठो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस वक्त तुम्हें पता है कि क्या पकाया है? रशीदा ने आलू की तरकारी और मोटी मोटी पूरियां, और कच्ची कच्ची खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। वैसे वाकई एक बात कहूँ, तुमने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। बस अहमद चचा, मुसाफिर नहीं हूँ। इस बस्ती में पहली बार आया हूँ और यह भी जानता हूँ कि इस बस्ती का नाम क्या है। और बेरोजगार हूँ, जगह जगह तकदीर आजमाता फिर रहा हूँ और यह अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि तकदीर कब मेरे लिए अच्छे मुस्तकबिल का फैसला करती है। अरे क्या बताएं भाई, बस यूं समझ लो कि अगर बीवियों से निमट ले तो समझ लो इस दौर का सिकंदर है। वैसे एक बात कहें तुमसे, तुम चाहो तो हमारे यहाँ पड़े रहो, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर कहीं रशीदा को फंसा लिया तो ये समझ लो कि वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसा अच्छा खाना पकाकर खिलाएगी कि तुम भी याद करोगे। जहाँ तक पैसों के लेन देन का ताल्लुक है तो ज़रूरत के मुताबिक इतने पैसे हम भी आसानी से दे दिया करेंगे। औलाद वलाद नहीं है हमारे, इसलिए बेधड़क औलाद की झूठी कस्में खा लेते हैं। बस यूं समझ लो कि ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है, गुजार रहे हैं इसलिए तो गुजर रही है। जी, तो फिर बोलो, तैयार हो? मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए अहमद चचा, क्योंकि मेरा इस जिंदगी में कोई नहीं है, तन्हा हूँ। लो फिर बात बन गई, अब चलेगी जरा अलिफ लैला। और फिर रशीदा चची नाश्ता ले आई। वाकई उसके बारे में अहमद चचा ने जो कुछ कहा था वो सच था। उम्दा नाश्ता था। मैंने नाश्ता करते हुए कहा, आप भी आइए ना अहमद चचा। बस जरा बीवी की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे थे। असल में निकाह के लिए उनकी इजाज़त ज़रूरी थी। उस दिन से ऐसा चक्कर चला कि आज तक उनकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं करते। चलो ठीक है, अब तुम कहते हो तो हम भी नाश्ता शुरू किए देते हैं। अहमद चचा वाकई दिलचस्प आदमी थे। हम लोगों ने डटकर नाश्ता किया। रशीदा चची के बारे में यह अंदाज़ा होता जा रहा था कि वाकई मिजाज की बुरी लगती है। ज़ुबान की बुरी लगती है मगर दिल की बुरी नहीं मालूम होती। मैंने नाश्ते से फारिग होने के बाद अहमद चचा से पूछा, आप करते क्या हैं? बस जी अल्लाह अल्लाह करते हैं। ज़िंदगी भर कमाया, आप बैठ कर खा रहे हैं। अल्लाह का दिया सब कुछ है, यूँ समझ लो कि काम चल जाता है। बस्ती के बारे में भी कुछ बताइए। हिंदू मुसलमानों की मिली जुली बस्ती है। हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग हैं। वो उस तरफ सीधे हाथ पर तुम्हें मीनार नजर आ रहा है, वो मस्जिद है। और उधर काले रंग का जो गुंबद बना हुआ है वो एक मंदिर। बस यूं समझ लो कि एक तरफ भगवान है तो एक तरफ खुदा। अब दिल जो चाहे जिस तरह समझा लो। फिर उसी रात अहमद चचा अलिफ लैला लेकर आ गए और उन्होंने कहानी शुरू कर दी। रात को लालटेन की रोशनी में 1 बजे तक वो ना जाने मुझे क्या क्या किस्से सुनाते रहे और मैं ऊँगता रहा। फिर पीपल के उसी दरख्त के नीचे चारपाई पर सो गया और इस तरह पहली रात गुजर गई। सुबह को सेन में पीपल के दरख्त के पत्ते बिखरे हुए थे, उन्हें साफ किया। नाश्ता आज भी बहुत अच्छा था। अहमद चचा खाते पीते आदमी थे। अलबत्ता चौथे दिन रात को जब वो मुझे अलिफ लैला सुना रहे थे कि अचानक ही रशीदा चची आकर खड़ी हो गई। तुम्हारा कोई घर बार नहीं है क्या? उन्होंने मुझसे सवाल किया। जी। अरे ये क्या बक रही हो, ज्यादा ही सर पर चढ़ने लग गई। मैं कहती हूँ कब तक मेहमान रहेंगे, अब अपने घर जाएं, 3-4 दिन गुजर चुके हैं। रशीदा, इंसानियत से गिरी हुई बात कर रही हो तुम। सारी बातें बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं जो तुम कर रही हो, ये यहीं रहेगा और तुम्हारी अलिफ लैला जारी रहेगी।
तो यूं कहो ना कि असल चीज़ ये नहीं बल्कि अलिफ लैला है। भाई हफ्ते में एक बार सुना दिया करेंगे, बाकी इनका काम किया करो। घर का सौदा ले आया करो, झाड़ू वगैरह दे दिया करो, बस। ठीक है, मैंने जवाब दिया और फिर ये सारे काम शुरू कर दिए। इस हैसियत से रशीदा चच्ची ने भी मुझे कबूल कर लिया। पीपल के दरख्त के नीचे मुझे मुस्तकिल ठिकाना मिल गया और जब अहमद चचा की अलिफ लाला ख़त्म हो जाती और मुझे तन्हा रहकर कुछ सोचने का मौका मिलता तो मैं अपने माजी के बारे में सोचता। बड़े अजीब से एहसासात होते मेरे। उस वक्त मैं ये सोचता कि जिस जिंदगी को मैंने मिर्ज़ा शमशाद बेग के कहने पर कबूल किया है, मैं उस पर कायम रह सकता हूँ। अपने बारे में गौर करने के लिए अब मेरे पास काफ़ी वक्त था। घर के कामकाजी हुआ करते थे। ये सिर्फ 2 अफराद थे। थोड़ी सी सफाई, सब्जी तरकारी का ले आना। बस्ती के आसपास के लोग भी अब मुझसे रूशनास हो चुके थे। कोई 11 या 12 दिन गुजर चुके थे मुझे यहाँ आए हुए। बज़ाहिर वक्त बड़ा अच्छा गुजर रहा था, लेकिन ऐसा बेमसरफ वक्त मैंने कभी नहीं गुजारा। सोचने के लिए बहुत कुछ था, अहमद चचा और रशीदा चच्ची के सिवा। माजी की अब बहुत सी दास्तानें पस मंज़र में चली गई थीं और ये सोचता रहा कि नेकियों के रास्ते कितने बोझल होते हैं, जबकि ज़िंदगी का दूसरा रुख हर लम्हे एक तब्दीली का हामिल। मैं टहलता हुआ घर से बाहर आया। गर्म लू के थपेड़े फैले हुए थे। बाहर का माहौल सुनसान था। अंदर तो फिर भी दरख्त की वजह से अमन था, मगर बाहर एक खूह का आलमतारी था और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं टहलता हुआ दूर निकल आया। काफ़ी फासले पर सरसों के खेत फैले हुए थे। उनसे कुछ फासले पर दरख्तों का एक वसी सिलसिला। ये दरख्त यहाँ के किसी जिम्मेदार ने लगाए। बड़े घने और सरसब्ज़ो शादाब थे। मैं उन्हीं दरख्तों की जानिब बढ़ गया, लेकिन वहाँ मैंने कुछ अफराद को देखा जो मैले कुचाले चीथड़ों में मलबूस खामोश बैठे हुए थे। कुछ अजीब सा लगा उनके बैठने का अंदाज। उनके सर झुके हुए थे। यूं लगता था जैसे कोई बाकायदा काफिला हो जो गर्मी से घबराकर यहाँ दरख्तों की पनाह में आ बैठा हो। लेकिन अभी मैं उनसे थोड़े फासले पर ही था कि अचानक वो गर्दन सीधी करके अपनी जगह से खड़े हो गए। मैंने उन्हें देखा तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। वो इंसान नहीं थे, बल्कि इंसानों जैसे थे। खोपड़ी बड़ी, आंखें अंडे के बराबर, गर्दन बिल्कुल पतली और सूखे सूखे बदन। उनके जिस्मों पर चीथड़े लगे हुए थे और वह चमकदार निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैंने खौफजदा होकर रुख बदला और वापस पलटा, लेकिन यह देखकर दंग रह गया। अब मेरे पीछे ना आबादी थी और ना कोई घर, बल्कि एक वसी और अरीज मैदान था। चारों तरफ जमीन फैली हुई थी, जिस पर जगह जगह पौधे उगे हुए थे। मैं बुरी तरह चकरा कर रह गया। कुछ समझ में ही नहीं आया कि यह क्या है। अचानक 2 सूखे सूखे आदमियों ने अपने हाथ उठाए और पतली पतली टांगों से चलते हुए मेरे गिर्द दायरा बनाने लगे। मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता था और मैंने दौड़ लगा दी, लेकिन वो सब भी मेरे पीछे दौड़ने लगे। छोटे छोटे कदों कामत के मालिक, दोपहर का हू का आलम और यह भयानक खेल। वो मेरा पीछा कर रहे थे और मैं दौड़ता चला जा रहा था। बहुत फासले पर पहुंचने के बाद अचानक मुझे ठोकर लगी और मैं औंधे मुंह गिर पड़ा। खासी चोट लगी। ये ख्वाब नहीं था, आलमे होश में यह सब कुछ हो रहा था। मैं और मेरे खौफ की इंतहा। मैंने अपने आप को संभाला और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरी वहशत अरूज पर थी। अपनी सूखी सूखी टांगों से फौजियों के अंदाज में आगे बढ़ रहे थे। उनके हलक से अब हल्की हल्की आवाज़ें निकलने लगी। मैंने एक बार फिर फटी फटी आंखों से इधर उधर देखा। तभी एक दरख्त की शाख पर मुझे 2 टांगें लटकी हुई नजर आईं, और रस्सियों जैसी टांगें, और उनके ऊपर एक इंसानी जिस्म और एक चेहरा। लेकिन यह चेहरा मेरे लिए शनासा था। ये हरचंदी था जो दरख्त की शाख पर टांगें लटकाए बैठा हुआ हंस रहा था। जाओ रे जाओ, बस खेल खत्म, पैसा हजम, अब हमारी बारी है, बात करने दो हमें। अरे बड़ा लंबा साथ रहा है, ऐसे नहीं छोड़ सकते इसे, यार है अपना। पापियों के फेर में आ गया है, भटक गया था, रास्ते में लाने की कोशिश करेंगे, बाज आ जाएगा, मान जाएगा। अब हमसे इतना झगड़ा तो नहीं है इसका। और वो सब जिन्होंने मुझे खौफजदा कर रखा था मुंतशिर हो गए। हरचंदी ने कहा, आ जा, इधर आ जा रे, हम तो तुझे छाँव ही देंगे। तुझे धूप में तपाने वाले अपने आप को तेरा दोस्त कहते हैं। आ हमारे पास आ, दोस्ती तो तेरी हमसे है। पर बड़ा बुरा निकला भाई, इतना सब कुछ ऐश आराम कराए, पर जाके बैठ गया उनकी गोद में। अरे कोई कमी छोड़ी थी हमने? पागल, कोई कमी छोड़ी थी? बोल, क्या कमी छोड़ दी थी हमने? कोई कसर रह गई हो तो बता। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतनी दूर दौड़ने से सीने की जो हालत हो रही थी अल्लाह ही जानता है। फिर भी आगे बढ़ा और उस दरख्त की छाँव में बैठ गया। हरचंदी उसी तरह पाँव लटकाए हुए बैठा मुझे देख रहा था। फिर उसने कहा, ये संसार बासी बड़े अजीब होते हैं, कहीं कहीं तो ये बिल्कुल पागल होते हैं। पागल तो यूसुफ बाग का, तुझसे बड़ा मैंने कोई नहीं देखा। बहुत बड़े आदमी का बेटा था तू, राजा का बेटा था। एक तरह से वहां पर तेरा कुछ था। जिस तरह तुझे नज़रअंदाज किया जाता था, जिस तरह तेरी बेइज्जती होती थी, तुझे वह नापसंद थी, इसीलिए तू अपने घर से भागा। तेरे अंदर राजाओं जैसी सारी बातें मौजूद थीं। खूबसूरत लड़कियां, जवानी का खेल होती हैं,
जवानी के बाद बुढ़ापा आ जाता है। मुझे एक बात बता, नसीहत करने वाले नसीहत करते हैं, इखलाक की, इंसानियत की दावत देते हैं। कोई तुझे एक दिन की जवानी दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। अगर जवानी भी फीकी गुजर जाए तो बता मुझे, जीवन कोई जीवन हुआ? अरे इससे तो मौत अच्छी। मैंने तुझे क्या नहीं दिया? या चल छोड़ मेरी बात, तू ये बता कौन से नेक काम किए? अब क्या क्या याद दिलाऊं तुझे? अब तू जा फंसा मिर्जा शमशाद बेग के चक्कर में। बड़े मियाँ तो अपना जीवन बिता गए, नेकियों के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अरे वो एक आग वाले से दोस्ती क्या हो गई, आसमान सर पर उठा लिया उन्हें। क्या नहीं मालूम हमें, उनकी पोती जो है ना, एक आग वाला उस पर आशिक है। बस समझ ले उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ सके, बल्कि ताउन करते हैं उससे। इसलिए कि बड़े मियाँ उनके दोस्त हैं, हमारी जान के पीछे लग गए हैं सारे के सारे। इतने सारों ने मिलकर हमसे हमारी शक्ति छीनी और हमें इस हद तक पहुंचा दिया। पर वो भी क्या याद करेंगे? समझते हैं अपने आप को कुछ, तो समझ लें अगर तू हमारा काम नहीं करेगा तो 50 करेंगे। इस दुनिया में सब तेरे जैसे बेवकूफ़ नहीं कि ऐसे धंधों में पड़कर ऐश का जीवन खो बैठें। क्या नहीं है हमारे पास? तुझे हमारा साथ देना चाहिए था। क्या बिगड़ जाता तेरा? बोल, हम अपनी असली हैसियत पा लेते। अगर तू हमारा साथ देता रहता, किसी नए को नए सिरे से आगे बढ़ाना पड़ेगा, काम मुश्किल भी हो जाएगा और लंबा भी। यही तो हम नहीं चाहते। बोल, अब भी बोल, इन धंधों से निकलकर हमारी बात मानेगा या नहीं? या फिर ऐसा करते हैं कि तू खुद फर्क महसूस कर ले। अब हम तुझे जिस संसार में भेज रहे हैं वहाँ तेरी जिंदगी की एक किताब खुल जाएगी और तू देख सकेगा कि कहाँ क्या है। गौर करना, महसूस करना, फर्क महसूस करना। और सुन, अगर माहौल से उकता जाए और देखे कि बात नहीं बन रही तो हर चंदी महाराज को पुकार लेना। हम तुझे जो कुछ बताएंगे वो करके अपने आप को मुश्किलों के जाल से निकाल लेना। तुम कौन सी मुश्किलों के जाल में फंसाना चाहते हो मुझे? नहीं नहीं, जिंदगी के खूबसूरत रुख दिखाएंगे तुझे। फैसला करना तेरा काम है। जरा पलट कर देख क्या है उधर। और मैंने पलट कर देखा तो शिद्दत हैरत से गुम रह गया। काले इल्म के माहिर ने एक बार फिर माहौल बदल दिया। ये माहौल संगे मरमर की दीवारें, हसीन पर्दे, खूबसूरत दरवाजे, मेहराबें, छतों में लटके हुए फानूस और बदन के नीचे आरामदेह मसहरी। मैं उस मसहरी पर लेटा हुआ था। हालांकि कुछ लम्हे कबल मैं उस वीरान माहौल में दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और उससे कुछ पहले बेचारे अहमद चचा के मकान के अहाते में। लेकिन अब मंजर बिल्कुल बदल गया। बदन के नीचे जो आरामदेह मसहरी थी, मैं उस पर लेटा हुआ था और मेरे ऊपर एक इंतहाई खूबसूरत कंबल। ये सब कुछ लम्हों में हो गया। मैंने उछलकर मसहरी के नीचे छलांग लगा दी। क्या खूबसूरत अजीबोगरीब माहौल था। मैं फटी फटी आंखों से इधर उधर देख रहा था। हर चंदी का भी कुछ पता नहीं था। फिर अचानक मुझे अकब से आवाज़ आई। ये कोई नुस्वानी आवाज़ थी और पर्दे के पीछे से आ रही थी। मैंने पलट कर देखा तो पर्दे के पीछे मुझे इंसानी जिस्म नजर आया और उस वक्त मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई, कौन है? मैंने सहमी सहमी आवाज़ में कहा और फिर वही हंसी सुनाई दी। अलबत्ता इस बार पर्दे में जुम्बिश हुई और उसके अकब से एक लड़की निकल आई। बहुत ही खूबसूरत लिबास में मलबूस एक नौजवान लड़की, चेहरे से शौकी बरसती। मैंने सहमी हुई आवाज़ में कहा, कौन हो तुम? महाराज हमें नहीं पहचानते। देखो मैं जो कुछ पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हाय राम, क्या हो गया आपको? नहीं जवाब दोगी फिर? अरे स्वरूपा हैं हम, आपकी स्वरूपी? मेरी स्वरूपी तो और क्या? कौन सी जगह है ये? अरे अपना घर भी भूल गई हैं आप। मेरा घर? आप यहाँ नहीं रहते। मैं एक बार फिर तुमसे कहता हूँ कि मेरी बात का जवाब दो। मैं यहाँ रहता हूँ कि नहीं? तू कौन है? स्वरूपा हूँ ना, लड़की उकताई हुई आवाज़ में बोली। और उसी वक्त अकब से 3 और लड़कियां अंदर आ गईं, सबकी सब खूबसूरत। हर चंदी तो खैर मेरे जहन में था ही, और यह भी नहीं भूला था कि अभी चंद लम्हात कबल उसने जो अल्फाज मुझसे कहे थे उनका मतलब क्या है। तो ये किया है उसने। आने वाली लड़कियां भी कमसिन और नौखेज थीं, उनकी सूरतें भी खूबसूरत। उनमें से एक लड़की ने कहा, अरे स्वरूपी क्या हो गया है तुझे? कैसे मुंह खोले खड़ी है? हमारे करण महाराज उठ गए या नहीं? उठ तो गए हैं, लेकिन पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हैं। क्या मतलब? देख जरा, बात कर इनसे। मुझसे पूछ रही हैं कि तू कौन है और ये जगह कौन है। मजाक कर रहे होंगे। क्यों करण जी, बताइए, मजाक कर रही हैं ना? देखो मेरा नाम करण नहीं है। मैं कौन हूँ क्या हूँ तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले तुम मुझे इस जगह के बारे में बताओ। आपका घर है ये? नहीं, मेरा घर नहीं है, मैंने जवाब दिया। और वो सब एक दूसरे की सूरतें देखने लगी। फिर उन्होंने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, महाराज रात को कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं खा ली आपने? दिमाग खराब है तेरा? गर्दन कटवाएगी क्या? महाराज से बदतमीजी कर रही है, स्वरूपी ने कहा। फिर बोली, महाराज आप आइए, सुबह का नाश्ता तैयार है। मुंह हाथ धोएं या नहाएंगे? लड़की, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं करण नहीं हूँ, कोई और हूँ, तो इसके जवाब में तुम क्या कहोगी? हंसेंगे? तीसरी लड़की ने कहा। और सब की सब बुरी तरह हंसने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली।
जानता था कि हरचंदी ने अपना खेल खेल दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि अब इस खेल को किस तरह मैं अपने जहन में लाऊं। अब ये फैसला नहीं कर पाया था कि एक बार फिर दरवाजा खुला और एक और क़यामत आ गई। लड़की अंदर दाखिल हुई। उसकी उम्र उन लड़कियों से कुछ ज्यादा थी और उसका लिबास भी इंतहाई कीमती। इसके अलावा उसके चेहरे के नकूश खासे दिल आवेज थे और उसके अंदाज में एक तमकनत सी थी। उसने उन लड़कियों को देखा और कहा, क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ? करण महाराज को जगाने आए थे कुमारी जी। स्वरूपी कहाँ गई? मैं हूं ना कुमारी। इन सबको क्यों बुला लिया तुमने? मैंने नहीं बुलाया, ये खुद ही आई हैं। ठीक है, तुम लोग चलो और नाश्ता लगाओ, हम आते हैं। जी कुमारी जी, उन्होंने कहा और तेजी से बाहर निकल गईं। तब वो लड़की मेरी जानिब मुतवज्जा हुई और उसने कहा, अगर नहाना चाहो तो नहा लो, नाश्ते में देर हो जाएगी। कुमारी साहिबा कुछ मेरी भी सुनेंगी। अरे क्या कह रहे हो? तुम्हारे अंदाज में कोई अजीब बात नहीं है? वही कहना चाहता हूँ आपसे। क्या? मैं करण नहीं हूँ। हैं? वो हैरत से बोली, मैं करण नहीं हूँ और ज़रा गौर करके बताइए मुझे कि ये करण महाराज कौन है और मुझे यहाँ किस लिए लाया गया। एक नाम ले रहा हूँ आपके सामने। अगर मेरी मुसीबतों का बायस वो हजरत हैं तो इंसानी रिश्तों को सामने रखते हुए आप ज़रा सी मेरी मदद कीजिए। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो करण? ए भगवान, अगर तुम संजीदा हो तो मैं तो मर जाऊंगी। मेरी संजीदगी से आप मर जाएंगी, मैंने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा। करण क्या हो गया है तुम्हें? लड़की के अंदाज में रो जाने की सी कैफियत पैदा हो गई। अच्छा, मुझे जो कुछ हुआ है तुम मुझसे परेशान हो ना? हुआ क्या है तुम्हें? भगवान के लिए मुझे कुछ तो बता दो। खैर आप ही बताइए, मुझे क्या करना है? हाथ मुंह धो लो और नाश्ता कर लो। क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ आ ही नहीं रही। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ, गुसल खाने का दरवाज़ा किस तरफ है? वो है ना? उसने एक तरफ इशारा करके कहा। मैंने उसके चेहरे को बगौर देखा। यकीनी तौर पर यह अदाकारी नहीं थी। सबसे बड़ा अदाकार हरचंदी था जिसने यह सेट लगाया और इस सेट पर ड्रामे का आगाज हो गया। इस ड्रामे के किरदार जो कोई भी हैं, मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं, लेकिन हरचंदी। बहरहाल मैं गुसल खाने की जाने पड़ गया। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। इंतहाई जदीद तर्ज का गुसल खाना था। साबुन जिसकी खुशबुएं फिजा में गर्दिश कर रही थीं। इसके अलावा परफ्यूम गर्ज की हर चीज़ से निफासत और इमारत का इजहार होता। मैंने लिबास उतारा और शावर के नीचे नहाने लगा। काफ़ी देर तक नहाता रहा। सर पर गिरने वाला पानी दिमाग में ख्यालात को भी ठंडा कर रहा था। सोचने समझने की कुव्वतें भी बेदार हो रही थीं और मैं सोच रहा था कि हरचंदी ने आखिरी अल्फाज क्या कहे थे। उस कमबख्त जादूगर के बस में सारी ही चीज़ें तो थीं। लम्हों में माहौल बदल दिया और ये बदला हुआ माहौल क्या करना चाहता है और क्या दिखाना चाहता है वो। ज़रूरत से ज़्यादा वक्त गुसल खाने में लगाया। शमशाद बेगम, आलिम अली और उसके बाद आखिरी किरदार अहमद चचा और रशीदा चची, ये सब जहन में थे और मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए अब। इस दौरान किसी भी सिमत से शमशाद बेग या आलम अली की तरफ से कोई मदद नहीं हुई और मैं मुसलसल हरचंदी के हाथों में खेल रहा था। अपने तौर पर जितना कर सकता था उतने ही किया और अब हरचंदी ने मुझे फुटबॉल बनाया हुआ था। किक लगाई और इधर पहुंचा दिया, किक लगाई उधर पहुंचा दिया और अभी तक लाते ही खा रहा था, लेकिन अपने सब्र को आजमाना चाहता था। काफ़ी देर तक मैं इसी तरह शावर के नीचे बैठा रहा और फिर कपड़े बदलकर बाहर निकल आया। वही लड़की जिसे कुमारी के नाम से मुखातिब किया गया था कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठी गालिबन अखबार पढ़ रही थी। मुझे देखकर एकदम संभल गई और चौंक कर बोली, अरे वही कपड़े पहन लिए तुमने करण? ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? ये तुम्हारे कपड़े लिए जो मैं बैठी हूँ। मैंने सोचा तुम आवाज़ देकर कपड़े मांगोगे। मैंने गहरी निगाहों से देखा, फिर कहा, क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता है जिसके तहत मैं आवाज़ देकर तुमसे कपड़े मांगूं? हाय राम, अभी ठीक नहीं हुए। मैं तो समझ रही थी कि कोई ख्वाब देखा है तुमने। ख्वाब देखने के आदी हो और जो ख्वाब देखते हो उसे हकीकत समझकर काफ़ी देर तक परेशान रहते हो, लेकिन नहाने के बाद भी तुम्हारी यही कैफियत है। चलो ठीक है, देखते हैं। भगवान की सौगंध, मैं तो परेशान हो गई हूँ। परेशान ना हो, लाओ ये कपड़े मुझे दो, मैंने कहा और कपड़े लेकर वॉशरूम में दाखिल हो गया। कुछ लम्हों के बाद मैंने अपने आप को बना संवार कर तैयार किया। लिबास मेरे जिस्म पर मुकम्मल था। चुनाचे मैं बाहर निकला। वो मुझे तशवीश भरी निगाहों से देख रही थी। उसने मुझे कहा, चलें? जाहिर है चलना है। कमरे के बाहर एक तवील राहदारी थी जिसमें इंतहाई कीमती कालीन बिछा हुआ था। राहदारी में दोनों तरफ कमरों के दरवाजे नजर आ रहे थे। दीवारों में भी रोशनियां नस्ब थीं। छत पर फानूस लटके हुए और बहुत खूबसूरत जगह थी। इसका इख्तिताम एक कमरे पर हुआ जिसका दरवाज़ा उस लड़की ने आगे बढ़कर खोला और मुझे अंदर चलने का इशारा किया। यह कमरा भी बहुत बड़ा और इसमें एक कीमती मेज़ बिछी हुई थी और इसके गिर्द कुर्सियाँ। उसने आगे बढ़कर एक कुर्सी मेरे लिए खींची और मैं कुर्सी पर बैठ गया। अलबत्ता बैठे हुए मैंने एक बात सोची, वो ये कि काले जादू के माहिर हर तरह के माहौल पर कादिर होते हैं। उस शख्स ने मुझे इस माहौल में भेजा। यहाँ वो तमाम जदीद लवाजमात हैं जिनका तसव्वुर किया जा सकता है। इसके बाद मेज़ पर मुलाजमाएं नाश्ता लगाने लगी। अभी तक मैंने किसी मर्द को नहीं देखा।
जो मुलाजमाएं नाश्ता लगा रही थी वो भी खूबसूरत लड़कियां थी। इसका मतलब भी मैं समझ रहा था। हरचंदी मेरी बचपन की फितरत को जानता था और मुझे अपने जाल में फांसने के लिए उसने हुस्न का जाल बिछा दिया। बहरहाल मैंने कोई तकल्लुफ नहीं किया और खूब डटकर नाश्ता किया। लड़की खुद भी मेरा साथ दे रही थी। दूसरी लड़कियां उसे कुमारी कहकर मुखातिब कर रही थीं। मैंने भी एक दो बार उसे कुमारी कहकर पुकारा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो कैसी कुमारी और क्यों है। मैं तो बस इतना जानता था कि हरचंदी ने मुझे यहाँ भेजा है और वह चालाक शख्स हर तरह से मुझे अपने जाल में गिरफ्तार करना चाहता है। नाश्ते से फरागत हासिल हुई तो उसने कहा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों? मेरी तबीयत पहले भी ठीक थी, अब भी ठीक है। और तुम जो कह रहे थे कि तुम माहौल को भूल गए हो, उसने कहा और मैं उसे देखने लगा। फिर मुझे हंसी आ गई और मैंने कहा, इस बात पर तुम्हें कुछ ज्यादा तशवीश नहीं है? क्यों नहीं होती? तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर जो है। अच्छा, तुमने ये नहीं बताया कि ये जिम्मेदारी तुम्हारे शानों पर किसने रखी? करण, कैसी बातें करते हो? जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ। हाँ पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? नाम भी भूल गए मेरा, वो नाज भरे अंदाज में बोली। बता दो मैं क्या भूल गया हूँ और मुझे क्या याद है, इस चक्कर में ना पड़ो। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका। और तुम मुझे मौनी कहते हो? गुड, दो ही बातें हैं मिस मोनिका। क्या? या तो आपको भी बेवकूफ़ बनाया गया है या फिर आप मुझे बेवकूफ़ बनाने वालों में शामिल हैं। क्यों? इसलिए कि मेरा नाम करण नहीं यूसुफ बागा है। नहीं प्लीज़ ऐसी बातें मत करो। ठीक है, अब जो कुछ भी हो मैं इसके जवाब में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि इतना मैं जानता हूँ कि जिस शख्स के जाल में मैं फंसा हुआ हूँ उसमें सब कुछ करने की ताकत मौजूद है। वो मुझे परेशान निगाहों से देखती रही। फिर उसने कहा, आओ चलो बाहर चलते हैं। ताज़ा हवा में चलकर शायद तुम्हारे जहन से तुम्हारे ये ख्वाब शायद साफ हो जाए। चलिए चलिए मोनिका साहिबा, और भी जो हदायत आपको दी गई हैं उन पर अमल कीजिए। आपको खुशी होगी कि मैं आपसे मुकम्मल ताउन करूंगा। बुनियादी वजह यह है कि शैतान का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, और जिन लोगों ने मुझे उसके मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया वो शायद अपना फ़र्ज भूल गए। चलिए। मैं अपनी जगह से उठ गया। वह मुझसे चंद कदम आगे बढ़कर दरवाजे पर पहुंची और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। ये राहदारी आगे जाकर दाएं सिमत मुड़ जाती। हम लोग भी उस जाने मुड़ गए। मैंने चंद लम्हों के फासले पर एक बड़ा सा दरवाज़ा देखा जिसकी लकड़ी पर इंतहाई खूबसूरत नकूश बने हुए थे। मोनिका मुझसे आगे चल रही थी। उसने दरवाजे को खोला और हम उसमें से गुजरकर बाहर आ गए। बाहर तहद्दे नज़र एक वसी और ईज़ लॉन फैला हुआ था और उस लॉन का इख्तिताम उस चार दीवारी पर होता जिसमें लोहे का बड़ा सा गेट लगा हुआ था। माहौल की दिलकशी से मैं इनकार नहीं कर सकता, और सच्ची बात यह है कि अगर जहन में आलिम अली और शमशाद बेग की नसीहतों के असरात ना होते तो शायद हरचंदी से कहकर मैं इस माहौल को मुस्तकिल कर लेता। यहाँ हुस्न के ज़खायर थे। बाग में भी मुझे चलते फिरते फूल नजर आए, हसीन लिबासों में मलबूस हुस्न और जमाल के पैकर। लेकिन मोनिका मुझ पर एक तरह से मुसल्लत थी। और फिर हम लोग आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी फासले पर पहुंचने के बाद संगे मरमर के हौज के किनारे वो एक बेंच पर बैठ गई और उसने मुझे भी बैठने का इशारा किया। फिर वो मेरे सामने बैठ गई और मैं शरारत भरी निगाहों से उसे देखता रहा। मोनिका, तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरे साथ बेकार की बातें मत करो। अरे क्यों? बस सच्ची बात यह है कि तुमने भी दिल तोड़ दिया। देखो करण, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो क्या तुम ये नहीं जानते कि औरत का दिल कितना कमज़ोर होता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। पत्थर हो गए हो पत्थर। पता नहीं क्या हो गया है तुम्हें। लड़की, कितनी देर तक बेवकूफ़ बनाओगी ये बताओ? तुम्हें बेवकूफ़ बना रही हूँ मैं तो और क्या? मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो या जाहिर करने की कोशिश कर रही हो, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। वो अजीब से अंदाज में मुझे देखने लगी। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, पागल हो जाऊंगी मैं। एक बात जो मेरी समझ में आ रही हो। क्या हुआ है क्या नहीं? अरे बाबा, तुम करण हो, करण कुमार, और मैं कुमारी मोनिका हूँ। अब हमारे माता पिता पृथ्वीराज और संजोगता होंगे, मैंने कहा और कहकहा लगाकर हंस पड़ा। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखती रही और कहा, भगवान की सौगंध, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तो पागल हुई जा रही हूँ। और फिर वो अपनी जगह से उठकर तेज तेज कदमों से चलती हुई अंदर इमारत में चली गई। मैं अकेला बैठा रह गया और मुझे हंसी आ रही थी। हो सकता है ये लड़की वाकई इस बारे में कुछ न जानती हो। ये सारा काम हरचंदी का है। वक्त काफ़ी गुजर गया और मैं भी उठकर अपने कमरे में आ गया। यूं मेरा बाकी दिन अपने कमरे में ही गुजरा। मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात दिलो दिमाग में आते रहे। जहन भटक रहा था। दिल कह रहा था कि हरचंदी से एक बार फिर ताउन शुरू कर दिया जाए। ये फैसला करने के बाद मैं किसी हद तक मुतमईन हो गया। शाम को 5-5:30 बजे के करीब मोनिका मेरे करीब आ गई और संजीदगी के साथ कहने लगी, मैं कितनी परेशान हूँ करण, तुम नहीं जानते। मोनिका, परेशानी जहन से निकाल दो। मैं तुमसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है?
तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? मेरा तुमसे कब से राब्ता है? क्या सूरत हाल है? इस बारे में कुछ बताओगी? क्या बताऊं? जो मैंने पूछा है। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। चलो ये बता दो कि ये कौन सी जगह है। पहले वो खामोशी से देखती रही, फिर बोली, आज नहीं कल पूछना मुझसे। कल बताऊंगी तुम्हें इस बारे में कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ, सब पता चल जाएगा। ठीक है, कल सही। फिर दूसरी सुबह बिस्तर से उठकर बाथरूम में गया और जब खूब गुस्ल करके बाहर निकला तो मोनिका बाहर मौजूद थी। उसने मोहब्बत भरी निगाहों से मुझे देखा और बोली, नाश्ता कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें शहर की सैर कराऊंगी, फिर बताना मुझे कि तुम कौन हो, करण हो कि नहीं। मैं हंस पड़ा। मोनिका, तुम खुद भी जानती हो कि हकीकतें क्या हैं। अगर तुम ना जानती होती तो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता देती। हरचंदी ने जो कुछ कहा है वो मेरे इल्म में है, लेकिन तुम अपना किरदार उसमें शामिल ना करो और मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। ये मेरे नहीं तुम्हारे हक में बेहतर है। हाय राम, मेरा क्या होगा? उसने दर्द भरी आवाज़ में कहा, फिर बोली, तैयार हो जाओ, कुछ देर के बाद हम बाहर निकलेंगे। वो चली गई। मैंने लिबास वगैरह अपनी पसंद के मुताबिक पहना और सोचने लगा कि देखूं तो कि ये कौन सी जादू नगरी है और हरचंदी ने क्या क्या इंतजामात कर डाले हैं इस जादू नगरी में। बाहर 4 घोड़ों की एक बग्गी खड़ी हुई थी। घोड़ों के रंग गहरे काले थे। बग्गी बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। हम बग्गी में जा बैठे। मोनिका भी मेरे करीब ही बैठी हुई थी और इसके बाद कोचवान ने बग्गी आगे बढ़ा दी। अजीमुशान इमारत का गेट भी काफ़ी दूर था और बावर्दी अफराद उसके इर्द गिर्द खड़े हुए। बाहर निकल आए। काफ़ी दूर तक इलाका काफ़ी सुनसान ही नजर आया। फिर कच्चे पक्के मकान नजर आए। कुछ और आगे बढ़े तो एक बाजार दिखाई दिया। हम जिधर से गुजर रहे थे लोग हमें देखकर हाथ जोड़ रहे थे और रास्ता दे रहे थे। कुछ ने आवाज़ें भी लगाईं, महाराज करण कुमार की जय, कुमारी मोनिका की जय। मोनिका ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली, पहले तो मैं सिर्फ कह रही थी तुम्हें करण, घर की बांदियाँ कह रही थी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। करण कुमार जी, कौन है ये लोग? हमारी रियाया हैं और हमारे शहर में रहते हैं। ये हमारी ज़मीन पर खाते हैं। काफ़ी देर तक रियाया और राजकुमार का ये खेल देखता रहा और उसके बाद हम वापसी पर अपनी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। और फिर चौथे दिन मोनिका ने मुझसे कहा, कल भवानी पूजा है। काली माई और भवानी देवी की पूजा के लिए हमें कालका मंदिर चलना है, तैयार रहना। मेरे चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आने लगे। मैंने कहा, मोनिका, तुम जानती हो मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। मतलब? उसने हैरानी से कहा। मैंने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूँगा। कोई बात है तो मुझे बताओ। जाओ, कल किस वक्त जाना है मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है, मैंने कहा और वो अजीब सी निगाहों से मुझे देखती हुई बाहर निकल गई। फिर दूसरे दिन तैयारियां की गईं। मोनिका मेरे पास आ गई और उसने बड़े खूबसूरत लिबास मेरे सामने पेश करते हुए कहा, इसमें से अपनी पसंद के कपड़े पहन लो, तुम ही निकाल दो। हम भवानी पूजा के लिए जा रहे हैं ना? हाँ, ठीक है, मैंने दिल ही दिल में एक फैसला करते हुए कहा। फिर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। उस वक्त कई लड़कियां मेरे पास थीं और खुद मोनिका भी मेरी तैयारी में मेरा साथ दे रही थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद मोनिका ने गौर से मुझे देखा और बोली, काला टीका लगाऊंगी, भगवान की सौगंध, इतने सुंदर लग रहे हो सोच भी नहीं सकती। मैंने खामोशी से गर्दन हिलाई और उसके बाद उसके साथ बाहर चल पड़ा। राहदारी से गुजरकर हम बैरूनी दरवाजे से बाहर आ गए। यहाँ वही 4 लड़कियां खड़ी हुई थीं और सामने बग्गी। कुछ देर के बाद हम बग्गी में बैठ गए और सीधे रास्ते की तरफ जाने की बजाय बाएं तरफ चल पड़े। वीरानों का सफर शुरू हो गया। ये जगह ज्यादा सरसब्ज़ो शादाब नहीं थी। कहीं कहीं खेत नजर आ जाते और फिर हर तरफ मैदान नजर आने लगा। ये रास्ता वो नहीं था जिससे पिछली बार गुजरकर हम शहर में आए। ये मुख्तलिफ रास्ता था। घोड़े मैदानों में काफी देर तक दौड़ते रहे और फिर दूर से एक अजीब सी इमारत नजर आई। उस इमारत से हमारा फासला कम से कम होता चला गया। बग्गी ऐन उस इमारत के सामने जाकर रुक गई। इमारत का रंग बिल्कुल काला था। दीवारों को देखकर ऐसा लगता जैसे उनका रंग अभी सूखा हो। हर तरफ खामोशी थी। मुझे ये नहीं मालूम था कि दूसरी बग्गी हमारे पीछे आ रही है और उस बग्गी पर वही 4 लड़कियां मौजूद थीं। ये तो मुझे उस वक्त पता चला जब वो अपनी बग्गी से उतरकर हमारे पास आ गईं। जाओ और पुजारियों से कहो महाराज करण आए हैं, उनका स्वागत करें। लड़कियां आगे बढ़ गईं और कुछ देर के बाद कुछ बदशक्ल पुजारी आ गए। ये सफ़ेद सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। उन्होंने अपने चेहरों पर काला रंग मला हुआ और होंठों को किसी इंतहाई गहरे रंग से सुर्ख किया हुआ, सर गट्टे हुए। दरमियान में छोटी छोटी चोटियां नजर आ रही थीं और फिर हम सब अंदर की तरफ चल पड़े। उस इमारत की साख्त भी बड़ी अजीब थी। ऊपर तक जाने के लिए 10 सीढ़ियां बनी हुई थी और उस सीढ़ियों पर ऐसी ही काली शक्ल वाले पुजारी। हम लोग उनके दरमियान से गुजरते हुए ऊपर चढ़ने लगे। वो सब बड़े अदब से हमारे सामने हाथ जोड़ रहे थे और गर्दन झुका रहे थे।
मोनिका भी इशारों से उनको जवाब दे रही थी। फिर ये सीढ़ियां खत्म करने के बाद एक दालान जैसी जगह सामने आई। एक बड़ा सा दरवाजा उस दालान तक जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। उस दरवाजे से गुजरने के बाद एक हॉल नुमा कमरा आ गया, जिसमें सामने ही एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था और उस चबूतरे पर काली का मुजस्मा था। काला मुंह, सुरख जुबान बाहर निकली हुई, बहुत से हाथ, सर पर ताज पहने हुए। मुजस्मा हैबतनाक माहौल में अजीबोगरीब लग रहा था। पुजारी निस्फ दारे की शक्ल में उसके गिर्द जमा हो गए। फिर मैंने देखा कि मुजस्मे के अकब से 4 लंबे तड़ंगे आदमी नमूदार हुए। उन्होंने हाथों में बड़े बड़े बर्तन उठा रखे थे। ये चारों आदमी आगे बढ़ रहे और उस मुजस्मे के कदमों में बर्तन रखने लगे। मैंने देखा कि उन बर्तनों में सुरख सुरख खून था, शायद इंसानी खून जो ताज़ा ताज़ा हासिल किया गया था। वो काली देवी को इंसानी खून की भेंट दे रहे थे। काफ़ी देर तक ये सिलसिला जारी रहा। देर तक ये पूजा होती रही। गालिबन ये काली पूजा की जा रही थी। जब पूजा हो गई तो अचानक ही लोग पीछे हट गए। मोनिका ने मुझे देखा और बोली, सजदा करो, काली देवी को सजदा करो। दिमाग में कुछ खराबी हो गई है। मैं जूते की एक ठोकर तुम्हारे सर पर रसीद करके तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त कर सकता हूँ। इससे आगे मुझे कुछ न कहना। मैंने मोनिका को लरसते हुए देखा। वो जल्दी से बोली, करण। उसके लहजे में गहरा खौफ था। बेवकूफ़ औरत, कितनी बार तुझे बताया है मैंने कि मैं करण नहीं हूँ। मेरा नाम यूसुफ बागा है। मुसलमान हूँ मैं, अल्लाह के फजल से मुसलमान घर में पैदा हुआ। तुम लोग जो तमाशा कर रहे हो, मैं उसे दिलचस्पी से देख रहा हूँ। अपना तमाशा जारी रखो। वो सब हैरत से मुझे मुंह उठाए देख रहे थे। मोनिका ने इधर उधर देखा, फिर घबराए हुए अंदाज में बोली, चलो वापस चलो, तुम सब वापस चलो। और वो जल्दी से बाहर निकल गई। मैं भी आहिस्ता आहिस्ता वहां से बाहर निकल आया। वो सब हैरान परेशान खड़ी बग्गी के करीब मेरा रास्ता तक रही थी। मैं मुस्कुराता हुआ आ गया और बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं मोनिका? नहीं चलोगे क्या? ए भगवान, क्या हो गया है? ये तो सब कुछ ही बिगड़ गया। जब संवर जाए और बन जाए तो मुझे भी बता देना। मैं मुस्कुराता हुआ बग्गी पर बैठ गया। वो सब सहमी हुई नजर आ रही थी और मैं मुस्कुरा रहा था। अब ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता था कि हरचंदी ने मुझे यहाँ बिला वजह तो नहीं भेज दिया होगा, बल्कि ये जगह उसके लिए जादू नगरी होगी, क्योंकि ये सब मुझे जिस अंदाज में खुशामदीद कह रहे थे उससे यही अंदाजा होता था। गर्ज ये कि मैं वापस आ गया। थोड़ा सा माहौल बदल गया और सहमी हुई लड़कियां दोबारा मेरे पास आने से कतरा रही थीं। वही दिलचस्प बात अब भी थी, महल में मुझे मर्द नजर नहीं आए। बाकी वक्त गुजर गया। हरचंदी अपने तौर पर हर तरह की कोशिशें कर रहा था, लेकिन मैं भी शायद इस बार कुछ सितम ज़रीफ़ी के मूड में आ गया। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और ये सोचने लगा कि आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हरचंदी पर क्या रद्द-ए-अमल होता है। रात को पुरसुकून नींद आई। सुबह को जब तेज धूप आंखों को चुभने लगी तो मैंने आंखें खोल दी, लेकिन फिर थोड़ी सी हैरत भी हुई, क्योंकि मेरी ये ख्वाबगाह ऐसी जगह नहीं थी जहां धूप आती हो। मैंने आंखें खोलकर चारों तरफ देखा और एकदम मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। अरे, मेरी मसैरी कहाँ गई? वो बिस्तर, वो कमरा कुछ भी तो नहीं था। ये वो कमरा नहीं था जिसमें मैं सोने के लिए लेटा। इसके दरो दीवार मुख्तलिफ थे। धूप एक मखसूस रोशनदान से अंदर आ रही थी और मैं जमीन पर लेटा हुआ था। मुझसे कुछ फासले पर जमीन पर 2 लड़के और मौजूद थे। वो भी शायद सो रहे थे। उनके कपड़े भी मैले कुचैले से थे। मैंने अपने लिबास पर नजर डाली और एक बार फिर मेरे जहन को झटका सा लगा। ये वो कपड़े तो नहीं थे जिन्हें पहनकर मैं सोया। अभी मैं इन्हीं सोचों में था कि मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। खामोशी से अपनी जगह लेटे लेटे आंखें बंद कर लीं। कदमों की चाप करीब आती जा रही थी, लेकिन फिर एक ठोकर मुझे अपनी टांग पर महसूस हुई और मेरे हलक से आवाज़ ही निकल गई। साथ ही एक भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी, नवाब के बच्चे, अभी तक पड़ा ईंट रहा है, उठ जा, काम पर नहीं जाएगा। मैंने इस तरह आंखें खोली जैसे अभी नींद से जागा हूँ। जो शख्स मेरे सामने खड़ा था वो एक लंबा तिरंगा आदमी था, बुनियान और धोती पहने हुए। उसने दूसरी ठोकर लगाई तो मैं जल्दी से सिरक गया। उठ जा लॉर्ड साहब के बच्चे, ये पिल्ले भी अभी तक सो रहे हैं, अबे उठो। उसने एक मोटी सी गाली उन दोनों को बकी और एक एक लात उनके भी जमा दी। वो दोनों भी आंखें मलते हुए उठ खड़े हुए। पेट भरकर रोटी मिल रही है ना तो नींद आती है, तो आंखें खुलने का नाम नहीं लेती। बेटा, 3 दिन का फाका कराऊंगा, होश में आ जाओगे, चलो उठो। जी सरकार दादा, उन्होंने सहमी हुई आवाज में कहा और फिर वो जल्दी से उठकर बाहर चले गए। सरकार दादा हमारी तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, चलो तुम लोग भी तैयार हो जाओ फटाफट। फिर मैं भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। उनमें से एक लड़का मेरे साथ खड़ा हुआ। मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, सुनो, मुझे एक बात का जवाब दोगे? बोलो चांदजादे, क्या नाम है तेरा? अबे खोपड़ी आउट हो गई है क्या? क्यों, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है। मेरा नाम तो क्यों भूल गया है? बात सुन, होश में आकर बात कर, एक थप्पड़ पड़ेगा मुंह पर तो गर्दन टूट जाएगी, मैंने गुर्राई हुई आवाज में कहा। और वह हैरानी से मेरी शक्ल देखने लगा। लगता है सरकार दादा ने तेरे भी जोरदार लात जमा दी है।
अबे मेरा नाम पेंटर है, पेंटर। पेंटर को भूल गया? पेंटर तेरा नाम है तो और क्या तेरा नाम है? मेरा नाम क्या है? ले खिसक गया तू भाई, खिसक गया। तुझे अपना नाम भी याद नहीं। हम सब तुझे भूरे के नाम से जानते हैं। भूरे। और वो जो दूसरा तुम्हारे साथ था वो शादो है। खूब। और ये कौन सी जगह है? अबे फिर वही मुर्गे की एक टांग। वैसे आज तू एक्टिंग अच्छी कर रहा है। अबे पार्टनर, किसी फिल्म विलम में चांस लेना है क्या? जगह का नाम बता दे प्यारे भाई। बेटा सरकार दादा को पता चल गया तो तेरी खोपड़ी यहीं दुरुस्त कर देगा। सरकार दादा कौन है? आज तू सारी दुनिया को भूल गया है। लगता है रात को कोई गर्म चीज खा ली थी। अबे चल जल्दी कर भाई, काम पर चलना है, वरना सरकार दादा मार मार कर हुलिया खराब कर देगा। मैंने एक ठंडी सांस भरी और खामोश हो गया। माहौल बदल गया, वक्त बदल गया। एक तरफ वो राजमहल जहां राजाओं के से नखरे उठाए गए, और अब ये जगह। संभलना पड़ेगा। हरचंदी सारे दाव आजमा रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से पेंटर को इस बात पर आमादा किया कि मुझे वो सारी तफसील बताए, और मुझे पता चला कि सरकार दादा जेब कुतरा है और हम लोग जेबें कुतरा करते हैं। पूरा गिरोह है सरकार दादा का। मैंने बड़े परेशान अंदाज में सोचा कि क्या अब मुझे जेबें भी काटनी पड़ेंगी। तमाम ज़रूरियात से फारिग होने के बाद हम तीनों बाहर निकल आए। पेंटर और शादो मेरे साथी थे और मुझे भूरे के नाम से जाना जाता। बड़ा सा मकान था ये, जिसमें बहुत से कमरे थे और उन कमरों में सरकार दादा के लड़के रहा करते। हम उस बड़े से हॉलनुमा कमरे में पहुंचे जहां लड़कों को चाय और पापे खिलाए जा रहे थे। चुनाचे हम भी उसमें मसरूफ हो गए। मैं एक एक चीज का बगौर जायजा ले रहा था। सरकार दादा जोड़े बनाने लगा। पेंटर को मेरे साथ ही लगाया गया और उसके बाद पेंटर मुझे साथ लिए हुए बाहर निकल आया। हम लोग सड़क पर आ गए और काफी दूर तक पैदल चलते रहे। अचानक ही पेंटर ने मेरा शाना दबाया और बोला, ले मिल गया। कौन? मैंने चौंक कर कहा। अपना यार, वो देख बैंक से बाहर निकल रहा है। चल बेटा, तेरी तो लॉटरी निकल आई, जा आगे बढ़। क्या करूं आगे बढ़कर? उसकी दाएं तरफ की जेब में जो फूली हुई नजर आ रही है, तुझे बस जेब खाली करनी है उसकी। मैं कुछ लम्हे सोचता रहा और उसके बाद मैंने कहा, ये काम तू कर। अबे यार, मुझे मरवाएगा क्या? जा भाई, मेरे प्यारे भाई, चल देख, जरा महारत दिखा अपनी। तू मुझसे बड़ा बंदा है। नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। सोच ले पार्टनर, माल तो हासिल करना है। पेंटर, अगर तू उसका पर्स निकाल सकता है तो निकाल ले, मैं ये काम नहीं करूंगा। पेंटर ने चौंक कर मुझे देखा और फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ गया। वो अपना काम कर लाया। मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब पेंटर अपना काम करके वापस आ गया तो मैंने उससे कहा, अब बताओ पेंटर, आगे क्या करना है? देख, आज तू सबको मरवाने के चक्कर में फंसा हुआ है। मैंने तुझसे कहा था, लेकिन बात तेरी समझ में नहीं आ रही। मान ले बेटा, मान ले, वरना गड़बड़ हो जाएगी। मुझे जेब काटना नहीं आता। यार तू भूरे है भी कि नहीं? ना मैं भूरे हूं ना काले हूं। तू फजूल बातों से परहेज कर। मैंने कह दिया है, तुझसे बात बिगड़ जाएगी। दोस्त, मैं तेरी शिकायत तो नहीं करूंगा, लेकिन तू जानता है कि सरकार दादा को एक बात मालूम होती है। पेंटर ने कहा और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने कहा, पेंटर, अगर मैं सरकार दादा के पास वापस ना जाऊं तो क्या होगा? तेरा आधा कान काट दिया जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। आज का दिन मैंने यहाँ गुजारना जरूरी समझा। सारे काम पेंटर ही ने किए। अच्छी खासी रकम हासिल कर ली। फिर एक आखिरी काम मैंने भी किया। पेंटर ने एक नौजवान लड़के और एक बूढ़ी औरत को ताड़ा। दोनों जा रहे थे। बूढ़ी औरत ने एक पोटली सी अपने बगल में दबाई हुई थी। माहौल सुनसान था। पेंटर बोला, वो देख बुढ़िया को, जो इस वक्त पोटली को बगल में दबाए हुए है। इससे पता चलता है कि पोटली में माल है। यार वो तो बड़े गरीब लोग लगते हैं। बेटा, गरीब हो या अमीर, अपनी आंखें धोखा खा जाएं तो आंखें फोड़ लेंगे। बुढ़िया के चेहरे से पता चलता है कि पोटली में उसका सरमाया है। ठहर, मैं काम दिखाता हूँ। पेंटर इधर उधर देखकर बुढ़िया की तरफ बढ़ा। मैंने भी कदम आगे बढ़ा दिए। फिर पेंटर ने बुढ़िया की पोटली पर झपटा मारा और पोटली उसकी बगल से निकाल ली, लेकिन लड़के ने भागते हुए पेंटर की टांग पकड़ ली। बिल्कुल इस तरह जिस तरह कबड्डी के खेल में कबड्डी लड़ने वाले की टांग पकड़ ली जाती है। नौजवान लड़का पेंटर की टांग से चिमट गया। आसपास चूंकि दूर दूर तक कोई नहीं था, इसलिए दोनों में कशमकश होने लगी। लड़का पेंटर की टांग नहीं छोड़ रहा था। बुढ़िया खड़ी खड़ी थर थर कांप रही थी और कहती जा रही थी, अरे बचाओ भाई, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, अरे बचाओ, अरे मेरे बच्चे को बचाओ। और पेंटर को मौका मिल गया और पोटली उसके हाथ से निकल गई और नौजवान लड़के ने उसे छीन लिया। वो बुरी तरह कांप रहा था और उसकी कोहनियों से खून रिस रहा था, जो जमीन पर घसीटने की वजह से जख्मी हो गई थी। पेंटर ने एक लंबा सा चाकू निकाल लिया। नाकाम होने के बाद वो लड़के को जख्मी करके कामयाबी हासिल करना चाहता था। मैंने कहा, रुक जा। पेंटर गर्जा, मारूंगा, जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। रुक जा यार, मैं तुझसे कह रहा हूँ, रुक जा। देख भूरे, बेवकूफ़ी की बातें मत कर। पोटली में माल भी अच्छा है। और फिर अब तो मेरी अना का सवाल है। पेंटर चाकू बंद करके जेब में डाल ले। मैं गुर्राया।
और पेंटर ना जाने क्यों कुछ घबरा सा गया। फिर बोला, यार कमाल है, तू आज बिल्कुल ही पिटवाने पर तुला हुआ है। अरे बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें नहीं मालूम ये मेरी उम्र भर की कमाई है जो मैंने बैंक में रखी थी। कल बारात आ रही है बेटी की, ये कमाई निकाल कर ले जा रही हूँ। अरे बेटा, हम तीनों मर जाएंगे, दोबारा हम इतनी बड़ी रकम जमा नहीं कर सकते। बेटा तुम्हें अल्लाह का वास्ता हमें छोड़ दो, हम बड़े गरीब लोग हैं, कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में, बच्ची अपने घर की हो जाएगी। बेटा ये ना लो, ये ना लो, जाओ अम्मा तुम जाओ। भूरे, पेंटर गुराया, जाने दे यार, जो मैं कह रहा हूँ वो करने दे। नौजवान लड़का और बुढ़िया तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गए। पेंटर मुझे घूर रहा था। उसने कहा, देख अब तक मैं बर्दाश्त करता रहा हूँ, लेकिन तूने बहुत बड़ा दाव नाकाम बना दिया। बस नाकाम हो गया ना, अब फजूल बातें बंद कर, इतना रहम नहीं आता तुझे। क्या कह रही थी बूढ़ी, सुना नहीं तूने? हम पर कौन रहम खाएगा, बस जो कुछ मैंने कह दिया काफी है। इसके बाद हम वापस चल पड़े। अड्डे पर आकर पेंटर ने सारी बात उस्ताद को बताई। उस्ताद मुझे मारने को दौड़ा तो मैं बोला, देखो मैं तुम्हारी इज्जत कर सकता हूँ, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। इस दौरान सरकार दादा मेरे करीब पहुंच गया। उसने उल्टा हाथ मेरे हाथ पर मारा, लेकिन इस बार मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे फुर्ती से मोड़कर उसकी कमर पर एक लात रसीद कर दी। सरकार दादा उछलकर दीवार से जा टकराया। मैं आगे बढ़ा और इसके बाद मैंने उसे बालों से पकड़ा और एक बार फिर उसे जोर से घुमाकर जमीन पर दे पटका, लेकिन उसी वक्त सारे लड़के खड़े हो गए। दादा पर हाथ उठाया इसने, मारो। उन सबसे निमटना तो मेरे बस की बात नहीं थी, चुनाचे भाग लेने में ही आफियत थी। मैं वहां से दौड़ पड़ा, दौड़ता रहा, काफी दूर निकल आया। वो लोग मेरा पीछा कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सब निगाहों से ओझल हो गए। मैं दौड़ता रहा और काफी दूर निकल आया। फिर मैं एक जगह बैठ गया। कोई अजीब सी जगह थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी जगह है। चारों तरफ हू का आलम तारी था। रात हो चुकी थी और कुर्बो जवार में कोई नहीं था। मुझे शदीद भूख लगी। थोड़े फासले पर मुझे एक रोशनी नजर आई तो उस जानिब चल पड़ा। मैंने सोचा हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहां खाने पीने के लिए कुछ मिल सके। जिस जगह मैं पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था, बस एक टूटे फूटे से खंडर में लालटेन लटकी हुई थी। उसके करीब पहुंचकर मैंने कहा, कोई है यहाँ? और चंद ही लम्हों के बाद मुझे कदमों की चाप सुनाई दी और फिर जो सामने आया उसे देखकर मैं शशदा रह गया। ये मिर्जा शमशाद बेग थे जो मुस्कुरा रहे थे और उनके साथ आलिम अली भी थे। मैंने उन दोनों की शक्लें पहचान ली और मुंह उठाकर उन्हें देखने लगा। मिर्जा शमशाद बेग बोले, बेटे एक बात का जवाब दोगे? आप यहाँ? हाँ, ये तुम सवालात मत करो, एक बात का जवाब दो। अल्लाह ताला ने वाकई तुम्हारे अंदर इस्तकामत पैदा कर दी है। जो कुछ तुम अब तक करते रहे हो, क्या उस पर कायम रह सकोगे? मेरे दिल में एक अजीब सा तासुर हुआ। मैंने कुछ लम्हों के बाद कहा, पहली बात तो यह है कि मैंने किया ही क्या है। इन बातों को जाने दो। अब तक जो कुछ करते रहे हो, मसलन तुमने उन पत्थरों को सजदा नहीं किया, जादू नगरी में तुमने वो ऐशो इशरत कबूल नहीं किया और उन्हें ठुकरा दिया। तुम्हारे सामने हुस्न बेबहाया और तुमने उस पर नीयत खराब ना की, और इसके बाद तुमने उस बूढ़ी औरत पर रहम करके उसकी रकम वापस दिलवा दी। मुझे इस बात का जवाब दो, पहले की जिंदगी ज्यादा मजेदार थी या ये? जवाब दो बेटे, मैं फैसला नहीं कर सकता। फैसला करो। मुझे सिर्फ इतना यकीन दिला दो कि हालात कुछ भी हों, अपने आप को संभाल सकते हो। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने अब तक कोई बुराई नहीं की और अपने आप को बदलने की कोशिश की है, तो ये वादा कर सकता हूँ आपसे कि आइंदा भी यह कोशिश जारी रखूंगा। क्या कहते हो आलिम अली? मिर्जा शमशाद बेग ने अपने साथ खड़े आलिम अली से कहा। भाई तुम जानो शमशाद बेग, जो माजी में क्या है इसने, वो तो ऐसा नहीं है कि सारे जख्म बंद हो जाएं। देखो आलिम, सब्र से सोचो, कितने बड़े सवाब का काम है। एक शख्स ने अगर एक कदम भी नेकियों की जानिब बढ़ाया है तो हम उसे सख्त इम्तिहानात में डाल दें। क्या चाहते हो? इसे कुछ दो आलिम अली, इसे कुछ दो। तो आलिम अली ने कोई चीज निकालकर मिर्जा शमशाद बेग की तरफ बढ़ा दी। ये चांदी का एक तावीज था। मिर्जा शमशाद बेग ने कहा, इसे बाजू पर बांध लो। बाजू आगे करो, मैं बांध दूं। और सुनो, सब्र और इस्तकामत का दामन हाथ से ना छोड़ना। ये रास्ते बहुत कठिन होते हैं, लेकिन जब इसका फल पाओगे तो जिंदगी से सरशार हो जाओगे। वो करोगे जो तुमने कभी नहीं किया। तुम देखोगे एक बिल्कुल ही नया मजा है इस जिंदगी में। तावीज मेरे बाजू पर बांध दिया और इसके बाद मिर्जा शमशाद बेग ने मेरा शाना थपथपाया और दोनों वापस उसी तरफ चले गए जिधर से आए थे। लेकिन मैं हैरान था, चारों तरफ देख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। लेकिन रूहानियत की एक अलग दुनिया होती है। मैं उन लोगों से बहुत मुतासिर हुआ। मैंने बाजू पर बंधे हुए तावीज को देखा और फिर उसे आस्तीन से ढक लिया। चलो ठीक है, इस दुनिया के मजे भी देख लिए जाएं, क्या हर्ज है। अंदाजा ये हो रहा था कि अब यहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं, भूख का कोई सहारा नहीं। चलो ये भी सही, फाका मस्ती के मजे भी देख लिए जाएं। फिर ना जाने कब तक चलता रहा, और जब हिम्मत साथ छोड़ गई तो मैं एक दरख्त के नीचे जा बैठा। बहुत देर तक उसी तरह आंखें बंद किए बैठा रहा।
कि अचानक ही किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैंने एक बूढ़े शख्स को देखा जो दो जानू बैठ गया था। उम्र रसीदा आदमी था। मैं संभल गया। मैंने उससे कहा, क्या बात है भाई? अल्लाह के लिए साहब, अल्लाह के लिए बाबा साहब, मदद कर दीजिए, हमारी जिंदगी और इज्जत दोनों खतरे में हैं। अगर अल्लाह ने आपको हमारा मददगार बनाकर भेजा है तो मदद कर दीजिए। भाई क्या चाहते हो? मैं तो खुद कल्लाश आदमी हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। भाई मेरी बेटी का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। खुदकुशी करनी पड़ेगी कमबख्त को। हमें बड़ी मुश्किल से जिंदगी में कोई रोशनी नजर आई मगर अब बुझ गई। हुआ क्या है? मुझे कुछ बताओ तो सही। चलिए आप देख लीजिए अपनी आंखों से, मगर मुझे बताओ तो सही। हो सकता है तुम्हें मेरे बारे में गलत फहमी हुई हो। दो फकीर आए थे दरवाजे पर हमारे पास जो कुछ था उन्हें दे दिया तो कहने लगे, जाओ पीपल के दरख्त के नीचे जो बैठा है उसे ले आओ, वो तुम्हारी मुश्किलात का हल है। यहाँ आप बैठे हुए हैं। आपको खुदा का वास्ता साहब देख लीजिए, एक फरियाद है, दुखे दिल की मान लीजिए। अरे भाई मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये पीपल का दरख्त है। मैं तो खुद एक भूखा प्यासा आदमी हूँ। आप चलिए तो सही। मगर वाक़या क्या है? अपनी आंखों से देख लीजिए। हम दोनों अपनी जगह से उठे और मैं चलता हुआ उस शख्स के घर पहुंच गया जहां एक बाकायदा मजमा लगा हुआ था। आसपास की औरतें, मर्द और बच्चे जिन्हें बार बार बाहर निकाला जा रहा था। लेकिन वो नौजवान लड़की उस वक्त अजीबोगरीब कैफियत की हामिल थी। बड़ी खूबसूरत शक्ल थी उसकी, लेकिन आंखें अंगारा हो रही थीं, जुबान बाहर लटकी हुई। सामने बैठी हुई उसकी माँ खौफ से कांप रही थी। उसकी निगाहों में हसरत थी। दूसरे लोग अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। मैंने हैरत से देखा और कहा, क्या बात है? ये कैफियत है इसकी, रिश्ता हो गया है इसका। लेकिन जो हो रहा है वो आप देख लीजिए। इसके बाद कोई इसका रिश्ता ले जाएगा। ये सब हमदर्द हैं हमारे। मैंने हैरत से उस नौजवान लड़की को देखा और अचानक ही उसकी जुबान लंबी होने लगी। सुरख जुबान किसी सांप की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी और उसकी लंबाई बढ़ती ही चली गई। मैं खुद भी हैरान था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और पूरी तरह होशियार हो गया। क्या है ये? मुझे बताइए, क्या है ये? मैंने खौफजदा लहजे में कहा। जुबान मुझे छूती हुई मेरे बाजू तक पहुंची और फिर बाजू से बंधे हुए तावीज से टकरा गई और एक लम्हे के अंदर मैंने रिएक्शन देखा। जुबान वापस अपनी जगह चली गई और हसीन लड़की ने गुर्राई हुई आवाज में कहा, देखो मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है। अपना काम करो, यहाँ से दफा हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मगर तुम सुन नहीं रहे, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। अचानक ही मेरे अंदर से एक आवाज उभरी, बात करो इससे, बात करो, डरने की जरूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर जो अल्फाज मैंने अपने मुंह से अदा किए उसमें भी मेरा कोई दखल नहीं था। मैंने कहा, तुमसे झगड़ा कौन कर रहा है? अल्लाह का नाम लेकर बात करो। देखो आखिरी बार समझा रहा हूँ, हमारे बीच में मत आओ। तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। तो फिर तुम भी सुन लो, अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। जवाब दो वरना फिर मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई शुरू करता हूँ। मैंने कहा, अरे वाह, झगड़ा हमारे बीच है, बीच में कूद रहे हो तुम। जरा इससे पूछो क्या किया था इसने, क्या किया था? बताओ क्या किया था? बस इसने जो किया था वो यही जानती है। किसी को पाक जगह, ऐसी हालत में ऐसी जगह तो नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन इसका यह मकसद तो नहीं है कि इसके बाद तुम इसकी जिंदगी के दुश्मन बन जाओ। तुम्हें अंदाजा है कि इसकी शादी होने वाली है। अपनी जरा सी नाराजगी से किसी की जिंदगी खराब करना कोई अच्छी बात नहीं। मेरी जुबान ने ये जुमले अदा किए। ये मेरा और इसका मामला है, तुम क्यों इसके बीच में कूद रहे हो? मैं चाहता हूं कि तुम इसे मुआफ कर दो, और अगर ना करूं तो फिर मैं वो करूंगा जो मैं कर सकता हूं। मैंने कहा और बाजू पर हाथ ले जाकर तावीज की जगह से तावीज खोल लिया। ये अच्छी जबरदस्ती है। लड़की एक तरफ खिसकने लगी। मैंने कहा, जो कुछ भी है ये मैं तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। ठीक है, जा रहा हूं, मगर एक बात कह देता हूं कि आइंदा उस जगह कोई इस हालत में ना आए। तुम ये बताओ, क्या तुम सच्चे दिल से इसे मुआफ कर रहे हो? बस मैंने ये कह दिया कि ये दोबारा उधर ना आए। इसका वादा इसके वालिदैन करेंगे, नहीं जाएगी। हम ये शहर ही छोड़ देंगे। और तुम्हें हम बताए दे रहे हैं कि ऐसे मामलात में टांगे मत अड़ाया करो, वरना नुकसान पहुंचा देंगे। अरे यहाँ पहुंच गए 4 दिन के वली बनकर। लड़की के मुंह से आवाज निकली और इसके बाद उसने आंखें बंद कर ली और रफ्ता रफ्ता उसका बदन ढीला पड़ता जा रहा था। फिर वो दीवार के साथ लगकर बैठ गई और उसके बाद जमीन पर लेट गई। अब वो बेहोश हो गई थी। वहां मौजूद तमाम लोग फटी फटी आंखों से मुझे देख रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, अब ठीक हो जाएगी। वो बुजुर्ग जो मुझे यहाँ लेकर आए थे जल्दी से मेरे करीब पहुंचे और झुककर उन्होंने मेरे पांव पकड़ना चाहे, मगर मैं 2 कदम पीछे हट गया। अरे नहीं, आप ऐसा ना करें, ये मेरे साथ दुश्मनी है, मोहब्बत के जवाब में दुश्मनी। मेरा दिल कह रहा है मेरी बच्ची ठीक हो गई है। एक उम्र रसीदा औरत बोली, जी अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। इसके बाद मैं वहां से निकल आया। ये सारा खेल मेरे लिए एक नमूना था और मैं अब भी ये बात पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि जो अल्फाज मेरी जुबान से अदा हुए
या जो अमल मैंने किया या किसी बात के जवाब में मैंने जो कुछ कहा उसमें मेरी किसी बात को दखल नहीं था। भूख अपनी जगह बरकरार थी। बहुत देर के बाद थक कर बैठा। यह भी एक दरख्त ही था। यह अंदाजा नहीं था कि काहे का दरख्त है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी झोली में 2 सेब आ गिरे। सेब की खुशबू महसूस हुई। मैंने उन्हें उठाकर देखा, दरख्त पर देखा और खाने लगा। अचानक ही मेरे दिल में यह एहसास बेदार हुआ कि रिज्क मेरे लिए आसमान से भेजा गया है। तो क्या बदले हुए वक्त की कहानियां शुरू हो गईं? ऐसा ही लगता है। मैंने दोनों सेब खाए तो पेट में वजन पड़ा और फिर मैं वहीं थक कर लेट गया। ना जाने कितनी देर गुजर गई। मैं नीम गुनूदगी की कैफियत में था। जहन में ना जाने क्या क्या ख्यालात गुजर रहे थे कि अचानक मुझे कदमों की चाप सुनाई दी। चाप इस कदर वाजे थी कि मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। मेरे दिल में एक वहशत सी बेदार हो गई। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखा और वो मुझे नजर आए। वो 4 थे और उनका रुख मेरी ही जानिब था। चांद की रोशनी में उन्हें साफ देखा जा सकता था। लंबे तिरंगे खदोखाल के मालिक देहाती जो लाठियां उठाए सोचे समझे कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। मैं उन्हें देखता रहा। जब वो मेरे करीब से गुजरे तो मैं उठकर बैठ गया। सुनो, बात सुनो, मैंने कहा। वो चारों रुक गए। उन्होंने शायद मुझे देखा नहीं था, इसलिए वो चारों तरफ देखने लगे। फिर जब उनकी निगाह मुझ पर पड़ी तो सभी वहशत से चीख पड़े और उन्होंने भागने की कोशिश की, मगर एक दूसरे से उलझ कर गिर पड़े। अरे मर गए, अरे भैया, ओए मार दिया, तेरा सत्यानाश, अरे भगवान, भागो, बचाओ। वो चीखने लगे, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी। अपनी जगह पड़े हाथ पांव मार रहे थे। मुझे हंसी आ गई। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। डर गए थे बेचारे। मैंने आगे बढ़कर कहा, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? कौन हो भैया, कौन हो? मुसाफिर हूँ, सफर कर रहा हूँ, थक कर यहाँ लेट गया था। सच कह रहे हो क्या? वो आंखें फाड़कर मुझे देखने लगे और फिर डरे डरे अंदाज में हंसने लगे। तो उनमें से एक ने कहा, अरे तो डर कौन रहा था? हम तो पहले ही कह रहे थे। हाँ बस बस चुप हो जा, शर्म कर, जान तो तेरी ही निकल रही थी। मगर भाई मुसाफिर, ये कोई लेटने की जगह है। अरे तुम यहाँ अकेले पड़े हुए थे? तुम लोग कौन हो और कहाँ जा रहे थे इस वक्त? अरे क्या बताएं, पड़ोस की बस्ती गए थे काम से। सुबह को चलते, मगर ये घरवाली से कहकर आया था कि रात को आएगा। बस डर ये रहा था अपनी घरवाली से और पकड़ लाए हमें यहाँ। अब बताओ, डरते ना तो क्या करते? नवाब चलो यहाँ से, एक दूसरे आदमी ने कहा। भाई मुसाफिर, किधर जा रहे हो? बस सीधा ही जा रहा था। कहीं दूर से आ रहे हो क्या? हाँ, चलोगे हमारे साथ या यहीं जंगल में पड़े रहोगे? तुम लोग कहाँ रहते हो? हमारी बस्ती थोड़े फासले पर है। चलूं मैं तुम्हारी बस्ती में? मैंने सवाल किया। लो भैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? चलो। और फिर मैं उनके साथ चल पड़ा। हम लोग आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी नदी मिली और हम सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। क्या हुआ, क्यों रुक गए? भैया एक बात कहीं तुमसे, तुम्हारी हिम्मत है, तुम पहली बार आए हो इधर? हाँ बिल्कुल। तो भैया नदी में उतरना है। क्या नदी गहरी है? बिल्कुल नहीं, पिंडली पिंडली पानी होता है। मगर भैया इस नदी में सरकटा रहता है। सरकटा क्या चीज होती है? लो, इतना भी नहीं जानते? अरे भैया, खोपड़ी नहीं होती उसकी। तो फिर? लो, अजीब बावले आदमी हो। बावले ना होते तो खाली जंगल में दरख्त के नीचे बैठ जाते। हमारी भी हवा खराब कर दी। तुम लोग बातें ही ऐसी कर रहे हो। यह सरकटा क्या चीज होती है? भूत होता है, भूत। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ रुको, मैंने कहा और मैं आगे बढ़ा। चारों ने लपक कर मुझे पकड़ लिया। सारी शेखी निकल जाएगी नदी में उतरोगे तो, वापस आ जाओ। दिन निकलेगा तो आगे बढ़ेंगे। अब तो यहाँ करना ही पड़ेगा। वैसे क्या तुम्हें उस सरकटे का किस्सा नहीं मालूम? मुझे क्या मालूम? अरे भैया, अंधेर मचा दिया उसने, कुंबे के कुंबे खा गया। कई बंदे मारे गए उसके हाथों। हमारी बस्ती के बहुत से बंदे मरे हैं। रातों को बस्ती में निकल आता है और आवाजें लगाता है कोई फूल ले लो, नारियल ले लो। किसी ने झांक लिया तो समझो क्या। हमारी बस्ती तो भूत बस्ती हो गई है आजकल। मुसीबत आई हुई है सारी बस्ती पर। तो तुम ये नदी पार नहीं करोगे? भैया हिम्मत नहीं पड़ रही। मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे जरा इसके बारे में मजीद तफसीलात बताओ, मैंने कहा और वो लोग थोड़े से हटकर बैठ गए। फिर बोले, गलती हमारी ही थी, आना जरूर था इधर। अरे तेरा बेड़ा गर्क हो, बंसीलाल तूने मरवाया। और इससे मुझे ये मालूम हुआ कि उनमें से एक शख्स का नाम बंसीलाल है। उन्होंने कहा, भैया हमारी बस्ती में यूं समझ लो कि सोग फैल गया है पूरे का पूरा। कोई एक वाकया हुआ हो तो बताऊं? बस्ती के एक आदमी का सारा कुंबा खा गया है ये। हमारी बस्ती के एक और आदमी को इसने मारा। एक बड़े मियाँ का जवान बेटा इसके हाथों मारा गया। बहुत मुसीबत फैलाई हुई है इसने हमारी बस्ती में। हमारे एक धोबी के 2 बेटे और एक बेटी थी। एक बेटा जुए में पैसे हार गया। धोबी ने उसे मारा पीटा तो वो बाप के डर के मारे इधर आ गया। पर सुबह को नदी के किनारे उसकी अकड़ी हुई लाश मिली। बस्ती के मुखिया ने एक मंत्र पढ़ने वाले को बुलाकर इधर भेजा। बस भैया गजब हो गया। मंत्र पढ़ने वाला तो भाग गया, मगर मुखिया को मुसीबत आ गई।
बीवी मरी, बड़ी बेटी आग से जलकर मर गई, दूसरा बेटा पागल हो गया और उन सबके गम में मुखिया ने जहर खाकर हत्या कर ली। इसके अलावा भी और भी बहुत से लोग मारे गए। जिसने उसे ललकारा वो यहाँ आकर मर गया। अरे भैया, रमजान चचा ने खुद उस बगैर सर वाले को कुश्ती लड़ते हुए देखा, और जिससे कुश्ती लड़ी थी उसके बदन का खून ऐसा सूख गया जैसे पूरा खून निचोड़कर किसी ने बदन खाली कर दिया हो। बड़ी अजीब बात है। मैंने गर्दन हिलाई और फिर अपने बाजू पर बंधे हुए तावीज पर हाथ रखा। अचानक एक आवाज मेरे कान में उभरी, खल्के खुदा को तंग किया जा रहा है। दिल में अगर कोई जज्बा उभरा हो तो आगे बढ़ो, ईमान की मदद तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुमने अब ईमान का दामन पकड़ लिया है। फर्ज पूरा करो अपना। मैंने हैरान निगाहों से इधर उधर देखा। आवाज कहाँ से उभरी है, दिल में सोचा, लेकिन चारों तरफ देखने से कुछ नजर ना आया। चुनाचे अपनी जगह से उठा तो वो चारों चौंक पड़े। किधर जा रहे हो? जरा इस नदी में पाँव डुबोकर देखता हूँ। अरे भैया, काहे को जान दे रहे हो? ना करो, ऐसा ना करो। कोई बात नहीं, देखने दो मुझे, मैंने कहा और आहिस्ता कदमों से उस तरफ बढ़ गया। वो सब सहमी सहमी निगाहों से मुझे देख रहे थे। मैं नडर अंदाज में आगे बढ़ता चला गया। नदी में पाँव उतारे तो थोड़े ही फासले पर किसी को देखा, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि खुदा की कसम उसके शानों पर उसका सर मौजूद नहीं था। मगर मेरी आहट पाकर वो खड़ा हो गया। मैं खामोशी से उसे देख रहा था। वो चंद कदम आगे की तरफ बढ़ा, फिर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी मुझे। कौन है रे तू? तू कौन है? जानता नहीं है हमें? नहीं, मैं नहीं जानता। तो बता दूं तुझे कि हम कौन हैं? हम मैघा पहलवान हैं। यहाँ क्या कर रहे हो? और खोपड़ी कहाँ गई तुम्हारी? मैघा पहलवान से यह सवाल पूछने वाला कभी जिंदा नहीं बचता, उसने कहा। मगर मैं जिंदा बच जाऊंगा, मैंने कहा, और वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। फिर अचानक ही मेरे करीब पहुंचकर उसने मेरे पेट की तरफ हाथ बढ़ाया और आगे बढ़कर मुझे कमर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद उसके दोनों बाजुओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन पर गिरफ्त कायम कर दी। एक अजीब सी कैफियत मुझ पर तारी हो गई। अचानक उसके हलक से एक भयानक चीख निकली। मेरा तावीज उसके बदन को छू गया और वह चित होकर पानी में गिरा। मैंने उसकी दोनों टांगें पकड़ ली और फिर उसे घसीटता हुआ नदी से बाहर ले आया। वह मुसलसल जिद्दोजहद कर रहा था और उसकी चीखें भयानक से भयानकतर होती जा रही थीं। मैंने उसकी टांगें पकड़ी हुई थी, लेकिन उसका बदन कई कई फुट ऊंचा उछल रहा था। मैंने उसकी दोनों टांगें अपने कंधों पर रखी और फिर पूरी कुव्वत से उछालकर उसे जमीन पर दे मारा। वह जमीन पर गिरा, लेकिन इसके बाद मैंने जो कुछ देखा वो इंतहाई हैरानकुन था। बेसर के पूरे इंसान का स्याह निशान जमीन पर बन गया और उस निशान से हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। मैंने उसे अच्छी तरह देखा और उसके बाद सीधा खड़ा हो गया। अब उसका कोई वजूद नहीं था, लेकिन वो चारों मेरी तरफ दौड़ रहे थे और फिर वो मेरे कदमों से लिपट गए। वो तरह तरह की आवाजें मुंह से निकाल रहे थे। अरे सरकटा मार डाला रे! अरे भैया, तुम तो बड़े महान हो, बड़े देवता निकले। तो तू और क्या समझ रहा था? कोई आम आदमी इस तरह जंगल में पड़ा होता है? अरे महाराज, पूरी बस्ती के लिए खुशी की खबर दे दी तुमने। अब तो बस्ती चलना पड़ेगा। उनकी हालत बुरी तरह खराब हो रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो, तुम लोगों को कोई फायदा हुआ, मेरे दिल को खुशी हुई। बस्ती वाले सुनेंगे तो आपके चरणों में आ पड़ेंगे महाराज। सबका नाक में दम कर रखा था इसने। भस्म तो हो ही गया है। चलो ठीक है, आप बस्ती चलें महाराज। अब तो हम अभी चलेंगे। अरे अब क्या रह गया है? और फिर वो चारों बड़ी अकीदत से मेरे साथ नदी में उतरे। नदी वाकई ज्यादा गहरी नहीं थी, उसका पाट भी ज्यादा चौड़ा नहीं था। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद हम नदी के उस तरफ आ गए और वहीं से आगे बढ़ते रहे। वो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। उनमें से एक ने कहा, इमामदीन चाचा ने एक बार जानते हो क्या कहा था? धनी बख्श, क्या कहा था? कहा था ना उन्होंने कि अल्लाह का एक बंदा आएगा और पूरी बस्ती को उस सरकटे से निजात दिला देगा। वो जो मस्जिद में वाज कर रहे थे तो उन्होंने कहा था, मैंने खुद अपने कानों से सुना था। चलो ठीक है, अल्लाह का बंदा आ ही गया। वो सब बहुत खुश थे और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये भी तो ताकत का एक मरकज है, और इस तरह कम अज कम और कुछ नहीं तो मुझे एक ऐसी हैसियत हासिल हो गई है। मगर यह हैसियत बरकरार रह सकेगी कि नहीं? क्या मैं पूरे एतमाद के साथ वो सब कुछ कर सकूंगा जो मनसब मुझे दे दिया गया है? अब दिल में एक रोशनी पैदा हो गई और मैं बहुत खुश था। यूसुफ बागा की कहानी मुसलसल आगे बढ़ रही थी। जब वो खामोश होता तो मुझे यूं लगता जैसे गर्दिश कायनात रुक गई है।